हे गाइस, दिव्यांश एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ मैच डे रिव्यू। मेरे को एक बात तो माननी पड़ेगी भैया, चैंपियन लीग के यहाँ पर 4 मैच डे हो गए और चारों ही मैच डे में हमको इनफ टॉकिंग पॉइंट मिल जाते हैं आने वाले मैच डे की हाइप बढ़ाने के लिए। और चैंपियन लीग मैच डे का आधा अगर 4 की बात करें तो भैया वहां पर भी बिल्कुल सेम चीज हुई है। सबसे पहले अगर हम ग्रुप ऑफ डेथ की बात करें तो भाई उसने पूरा एंटरटेनमेंट बना रखा है। बार्सिलोना का हारना एक बहुत बड़ा यहाँ पर क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है कि क्या जावी का ये यूरोपियन कॉन्ड्रम है, किस तरीके से यहाँ पर बार्सिलोना पिछले कुछ टाइमों से, कुछ सालों से यूरोपियन प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म कर रही है। क्या जावी, ये तो नहीं कहूंगा कि उसके लिए सही आदमी गलत आदमी के, लेकिन क्या जावी इस सीजन प्रिपेयर्ड है उस चीज के लिए? इस चीज पर आज के एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं और कैसे यहाँ पर ग्रुप ऑफ डेथ में जो चीजें हुई हैं वो अनफोल्ड होती हुई दिख रही हैं और एकदम से बिल्कुल तख्ता पलट हो गया है। और इसी के साथ भैया यहाँ पर क्या ग्रीजमैन अब टॉप 3 से सही में वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड की लिस्ट में सबसे ऊपर आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि भैया एथलेटिको मैड्रिड ने सेल्टिक को 6-0 से पेला है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं आई थिंक यहाँ पर सबसे ट्रिकी पॉइंट पे कि भाई बार्सिलोना कल शाख्तार से मैच हार गई, इसके क्या रिजेम्बलेंस और क्या टॉकिंग पॉइंट्स हम निकाल सकते हैं। देखो, जब अब सबसे पहले वीडियो लेट इसलिए आ रही है क्योंकि वो मेरे को मैच देखना पड़ा। वैसे कल रात को ही मैंने उसका आखिरी का 15 मिनट देख लिया था, लेकिन बाकी का मेरे को सुबह उठ के देखना पड़ा। मेरे को सबसे पहली चीज जो समझ में आ रही थी कल सोशल मीडिया पे, या तो जावी आउट है या फिर कहीं ना कहीं एक तरीके से दरकिनार कर दो इस हार को। कोई बीच में सोचने के लिए तैयार नहीं है। या तो जावी आउट करके अपना जो पिछला प्रोपेगेंडा और नैरेटिव है जावी को लेकर, और मैं इसमें कोई वो नहीं कह रहा कि कोई आदमी गलत हो सकता है या कोई आदमी बहुत इसको सोच समझ के और जानबूझ के करने की कोशिश कर रहा है। सबका अपना अपना सब्जेक्टिव ओपिनियन है। कईयों के हिसाब से जो चीज़ जावी फिट नहीं है बार्सिलोना के लिए, हर एक हार उनके लिए फाइनल नेल होता है इन द कॉफिन कि भैया ये तो बस बहुत हो गया, अब तो बर्दाश्त से बाहर है, अब तू देख। लेकिन कई लोग जो कि मेरे को लगता है कि इस चीज़ को बिल्कुल ही दरकिनार कर देते हैं, वो ऐसे समझते हैं कि अरे शाख्तार से जब आखिरी बार 2008 में आ रहे थे तो चैंपियन लीग जीत गए थे, तो 2023 तो इसी चीज़ के लिए तो हुआ है। 2023 में यही तो होना था, शाख्तार से हार गई बार से, अब चैंपियन लीग जीत जाएगी। आई थिंक दैट्स अ वेरी लेजी थिंग टू उसको मॉनिटर और फिर उसको एनालाइज करने का काफ़ी लेजी तरीका है। ये तो मतलब ये ऐसे इस तरीके की बातें चल रही थी। मैंने जब सुबह खुद मैच देखा और उसके बाद मेरे को कुछ चीज़ें यहाँ पर डेफिनेटली रिपीट होती हुई दिखी। देखो, सबसे पहले हम ब्राइट स्पॉट्स की बात कर लेते हैं। क्या पॉजिटिव आप निकाल सकते हो अगर आप एक बारसा फैन हो? देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर कोई इमीडिएट खतरा नहीं है बारसा क्वालिफिकेशन के लिए। हो सकता है क्योंकि पोर्तो से मैच है और पोर्तो से यहाँ पर कहीं ना कहीं ट्रिकी हो सकता है। 9 पॉइंट्स पे पोर्तो है, 9 पॉइंट्स पे बार्सिलोना है। अगर आने वाले टाइम में शाख्तार एंटवर्प पे अपना रिजल्ट निकाल लेती है और पोर्तो बार्सिलोना को खिसका देती है तो भैया बार्सिलोना के लिए चीजें फिर दिक्कत की क्रिएट हो सकती है, क्योंकि फिर यहाँ पर मामला थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। इस पॉइंट ऑफ टाइम से हम पॉजिटिव से नेगेटिव चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर आपने जरा से भी स्लिप अप करा फ्रॉम फर्स्ट पोजीशन टू सेकंड पोजीशन, ये थोड़ा सा यहाँ पर नेगेटिव हो सकता है। और सेकंड से थर्ड पे आ गए तो इंसल्टिंग हो जाएगा। खैर, इतनी नीचे जाने की जरूरत नहीं है, वहाँ ऑलरेडी यूनाइटेड और चेल्सी बैठे होंगे। लेकिन अब मेरे को यहाँ पर बात करनी है दूसरे पॉजिटिव पॉइंट की, जो कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है। गुंडोगन एब्सोल्युटली अमेजिंग था कुछ रोल में। मेरे को लगा कि यहाँ पर अगर आप उसको डीप बिठाओगे, वहां से वो उस चीज को संभाल पा रहा था, सर्कुलेट कर पा रहा था, बॉल को रिटेन, पोजेशन, हर चीज निकाल रहा था। अगर आप ऊपर डाल देते हो तो वहां पर तो उसको और भी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि सही बताऊं तो यहाँ पर फर्स्ट हाफ में तो क्योंकि बार्सिलोना के पास इनफ क्रिएटर नहीं थे, तो यहाँ पर गुंडोगन के पास वो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। फिर अगर हम डीप फ्रैंकी डियोंग के बिना की बात करें तो गुंडोगन से आप 2 चीजें एक साथ करवा नहीं सकते। आप उसके साथ ये नहीं कह सकते कि वो यहाँ पर डीप रह के सर्कुलेट कर दे बॉल और इमीडिएटली अगले 5 सेकंड में वो ऊपर आके कुछ क्रिएट कर सके। ऐसे में यहाँ पर बार्सिलोना के बाकी प्लेयर्स को स्टेप अप करना पड़ेगा, विच अगेन आपको थोड़ी सी सिंपैथी दिखानी पड़ेगी जावी के लिए कि भाई उसके पास इंजरी लिस्ट अभी बहुत ज्यादा है। लेकिन अगेन आपको थोड़ा सा क्रिटिसाइज भी करना पड़ेगा कि बार्सिलोना इनके वीक इससे भी वीक टीम्स के साथ भी बहुत अच्छा खेली है। और इसी पॉइंट का सबसे बड़ा यहाँ पर कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि डिबेट है कि एक्चुअली में बार्सिलोना हार रही है इसका गम नहीं है, बार्सिलोना खेल बुरा रही है, रिगार्डलेस द फैक्ट कि यहाँ पर वो जीते की हारे, खेल बुरा रही है, वो बहुत बड़ी बात है। अब काफी लोग ये मान के चल रहे हैं कि जावी असल में इस टीम को उस लेवल पे कोच नहीं कर पा रहा। बहुत हद तक अगर आपको केस स्टडी चाहिए तो आप टुकल वाली केस स्टडी देख सकते हो। हाल ही में उनकी हालत बदली है पिछले 1 हफ्ते में, नहीं तो वो भी रो ही रहे थे टुकल के साथ। जावी के साथ भी यही हो रहा है। अगेन, जब किसी भी मैनेजर का जो प्ले स्टाइल होता है वो चेंज हो जाता है, ये तुमको ही मानना पड़ेगा, मेरे को ही मानना पड़ेगा, सबको मानना पड़ेगा कि जावी अभी एक अडेप्टिव स्टाइल खेल रहा है, क्योंकि उसके पास उसके सेट ऑफ प्लेयर्स नहीं है। लेकिन काफी लोग ये भी मान रहे हैं कि जो डायरेक्ट 4-3-3 से आपने किसी भी फॉर्मेशन में ट्रांजिशन करा है वो बिल्कुल भी ऑफेंसिवली क्रिएटिव नहीं है, वो आपके
आपकी खुद की टीम के पोटेंशियल को लिमिट कर रहा है। देखो यहाँ पर पेड्री के थोड़ा सा, यहाँ पर पेड्री जब आया था तो पेड्री भी शार्प दिखा, अगेन आपको समझ में डिफरेंस आ जाता है कि है। लमीन यमाल भी अगेन थोड़ा सा शार्प दिखा। बिल्कुल ड्रास्टिकली नेगेटिव पे आ जाए तो लेवेंडोव्स्की, लाइक क्लियर कट लेवेंडोव्स्की। हाँ, एक पॉजिटिव और है भाई, मेरे को लगता है कि इस बार्सिलोना बहुत अच्छा खेले, बुरा खेले, बहुत ही बुरा खेले, यूनाइटेड चेल्सी के लेवल पे खेले। मेरे को लगता है कि रोनाल्ड अराउओ बहुत बढ़िया प्लेयर है। आई थिंक रोनाल्ड अराउओ मैं बहुत बार कह चुका हूँ, इज द बेस्ट प्लेयर एज अ रियल मैड्रिड फैन। मैं जिसको लव करता हूँ, मतलब एब्सोल्युटली अमेजिंग। कैप्टन है, लीडर है, कोई बकर नहीं काटता, कोई यहाँ पर न्यूसेंस क्रिएट नहीं करता। टोटली यहाँ पर कहीं ना कहीं एक मॉन्स्टर वाली वाइब आती है उससे। उसमें ना मेरे को वर्जिल वैन डाइक वाली फील आती है। वो वैन डाइक से ज़्यादा वैन डाइक लगता है मेरे को, ऐसा है वो। उसकी ऐसी पर्सनैलिटी, डरा देने वाली पर्सनैलिटी है, और वो खेलता भी उसी तरीके से। चाहे आप उसको डिफेंसिव कंट्रीब्यूशन की बात करो, उसके बॉल प्रोग्रेशन की बात करें, बॉल कैरिंग की बात करें, उसके यहाँ पर इंटरसेप्शन की बात करें, उसका यहाँ पर लास्ट लाइन को डिफेंड करने की बात करें, उसका ऑफेंसिवली यहाँ पर हेडिंग एक्यूरेसी की बात करें, हर चीज़ टॉप नॉच रहती है। और रिगार्डलेस की बार्सिलोना कलेक्टिव यूनिट कैसा परफॉर्म कर रही है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। लाइक कंट्रास्टिंग नेगेटिव लेवेंडोव्स्की बिल्कुल ही गायब दिख रहा है मेरे को। एंड आई थिंक लेवेंडोव्स्की ना ही इन पोजीशन यहाँ पर कुछ बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट कर पा रहा है, और ना ही आउट ऑफ पोजीशन कुछ कंट्रीब्यूट कर पा रहा है। क्योंकि अगर आप देखो यार, लेवेंडोव्स्की को जब आप फेरान टॉर्रेस से रिप्लेस करते हो तो आपको आउट ऑफ पोजीशन मोबिलिटी दिखती है, आपको हिलते हुए दिखते हैं, आपको रोटेशन होती हुई दिखती है। इन पोजीशन लेवेंडोव्स्की से आप होप करते हो कि लेवेंडोव्स्की यहाँ पर चांसेस को बरी करेगा। अब यहाँ पर आप सिंपैथी दिखा सकते हो कि चांसेस नहीं मिल रहे, लेकिन असल में तुमको मैं एक चीज़ बताऊँ तो यहाँ पर लेवेंडोव्स्की के साथ प्रॉब्लम ये आ रही है कि पहले बात तो बार्सिलोना उसको पिकअप नहीं कर पा रही, और दूसरी चीज़ ये है कि लेवेंडोव्स्की की पोजीशनिंग, लेवेंडोव्स्की का कन्वर्शन रेट और लेवेंडोव्स्की का पूरा कंट्रीब्यूशन टू कलेक्टिव बार्सिलोना बहुत दिक्कत की बात है। इस मैच की अगर मैं कंटेक्स्ट में बात बताऊं तो देखो, शाख्तार ने यहाँ पर अगर लास्ट के 15 मिनट की बात करूं तो भैया शाख्तार ने वहां पर तो बिल्कुल मतलब उन्होंने तो हराम बॉल खेलना स्टार्ट कर दिया। उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है, उन्हें पता था कि इस मैच का इंपॉर्टेंस क्या है। लेकिन फिर भी आपको समझना पड़ेगा कि बार्सिलोना के इरेस्पेक्टिव की इंजरी टीम थी, फिर भी बार्सिलोना ने कोई क्लियर कट चांसेस नहीं क्रिएट करा। ये बहुत दुख की बात है। बार्सिलोना लो ब्लॉक को नहीं तोड़ पाई, बार्सिलोना यहाँ पर एक क्लियर कट चांस नहीं क्रिएट कर पाई, और बार्सिलोना लेवेंडोव्स्की को बिल्कुल भी इन्वॉल्व ही नहीं कर पाई। ये काफ़ी बड़ा दिक्कत था। एंड आई थिंक ज़ावी को ये समझना पड़ेगा कि आने वाले गेम्स में, पर्टिकुलरली अगर यूरोपियन प्लेटफॉर्म की बात करें चैंपियंस लीग में, तो किस तरीके से वो डोमिनेटिंग और कंट्रोल्ड वे में खिलाएगा बार्सिलोना को, वो देखने की बात है। और यहीं पर ही दिक्कत है कि ज़ावी आउट होने की भी ज़रूरत नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही बाहर ही हो गए, लेकिन ये भी नहीं है कि आप इस लॉस से कुछ सीखो ना और इस लॉस को देखने से मना ही कर दो कि नहीं 2008 में भी तो हुआ था। ये भी नहीं होता है भाई। बट खैर, इसी के साथ यार बात करते हैं अब थोड़ी सी ग्रुप ऑफ डेथ की, जो कि मज़ा ही आ गया भाई। देखो, सीधी सी बात है। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर न्यूकासल वर्सेस डॉर्टमुंड की। डॉर्टमुंड न्यूकासल आई थी, 1-0 से पेल के चली गई, और वहां पर आप कह सकते हो कि न्यूकासल यूनाइटेड हार्ड डन बाय हो गई। क्योंकि भैया देखो, 2 बार पोस्ट पे लगा, लास्ट के मोमेंट में आप कह सकते हो कि इक्वलाइजर भी आ जाना चाहिए था और विक्ट्री भी आ जानी चाहिए थी। सिग्नल इडना पार्क में आए, और डॉर्टमुंड के होम पे मैं कह सकता हूं कि फ्रॉम द फर्स्ट विसल अप टिल द फाइनल विसल डॉर्टमुंड वाज द बेटर टीम, नो डाउट अबाउट इट। न्यूकासल यूनाइटेड के अपने रीजन थे, लेकिन कलेक्टिवली टैक्टिकल की बात करूं, अब देखो मैं तुम्हें सही बात बताऊं तो बुंदेसलीगा में यहाँ पर डॉर्टमुंड के मैनेजर को कोई टैक्टिकल क्रिएटिव माना नहीं जाता। उसको बस एक चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा सराहाया जाता है, और वो ये है कि वो बहुत छोटी वीकनेस को भी एक बहुत बड़ा वेपन बना सकता है आपके अगेंस्ट। उसने न्यूकासल यूनाइटेड की एक बहुत बढ़िया वीकनेस ढूंढ ली। उसने न्यूकासल यूनाइटेड का डिप्लीटेड स्क्वाड जो था, और लैक ऑफ रोटेशन, या फिर आप कह सकते हो कि लैक ऑफ बेंच स्ट्रेंथ को पकड़ लिया। और उसको पता था कि यहाँ पर न्यूकासल यूनाइटेड क्योंकि अभी हाई टेम्पो गेम खेल के आ रही है और इंजरी से स्ट्रक है, तो उसको पता है कि यहाँ पर न्यूकासल यूनाइटेड शायद से ऑल आउट प्रेस नहीं जाएगी। ऐसे में ये सबसे बढ़िया तरीका है कि डॉर्टमुंड को ही हम अपने फ्रंट फुट पर चढ़ा दें। और यही रीज़न था कि जब लिब्रामेंटो यहाँ पर राइट विंग पे खेल रहा था, और पीछे यहाँ पर आपने डिफेंसिव ट्रांजिशन कर रखा था, जहाँ पर आपके पास देखो डंक नहीं है, बर्न नहीं है आपके पास, यहाँ पर टोनाली नहीं है आपके पास, यहाँ पर इसक नहीं है, एल्मिरॉन यहाँ पर बेंच पे बैठा हुआ था, और उसके बाद जो बड़े एंथनी गॉर्डन यहाँ पर बेंच पे बैठा हुआ था। तो आप समझ गए थे कि यहाँ पर जो पूरा अटैकिंग प्लेथोरा है वो बाहर बैठा हुआ है। तो यहाँ पर डिप्लीटेड स्क्वाड तो है। डॉर्टमुंड की अगर मैं बात करूँ तो डॉर्टमुंड ने यहाँ पर पूरी तरीके से मदद दिला दिया। फुलक्रुक के साथ मैं एक बात करता हूँ कि गोलकीपर से लॉन्ग बॉल फुलक्रुक ने जिस तरीके से अपने टीम को दी है, वो जो सेकेंड बॉल जो दी है वो बहुत मैसिव था। मतलब वो आपको ये था कि न्यूकासल यूनाइटेड का पूरा प्रेस ही बाईपास कर दिया, इफ देयर वाज अ प्रेस।
डॉर्टमुंड ने जिस तरीके से गोल मारा आप समझ सकते हो कि आडयामी जो कि अभी तक बहुत एवरेज खेल रहा था अब वो भी एकदम से कर दिया। जूलियन ब्रांत को सबसे पहले यहाँ पर आपने राइट विंग पे लेफ्ट विंग पे चढ़ा दिया था, वैसे नंबर 10 है बट लेफ्ट विंग पे खिलाया, जहाँ पर आज उसकी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया आई। साबित्सर की परफॉर्मेंस मैं कह सकता हूँ कि ओवरऑल बहुत एक्सेप्शनल नहीं थी लेकिन अच्छी थी, काफ़ी अच्छी थी, डिफेंसिव ट्रांजिशन में भी और अटैकिंग ट्रांजिशन में भी। आडयामी ठीक है, काफ़ी एक्सप्लोसिव है, काफ़ी समझ में आ रहा था और इसलिए पता भी चल रहा था कि बाद में फिर सेकंड हाफ में एडी ओवे ने यहाँ पर लिवरामेंटो को चढ़ा दिया। इस पूरे परफॉर्मेंस में लिवरामेंटो एक्चुअली में सबसे ब्राइट प्लेयर लगा मेरे को न्यूकासल यूनाइटेड का। न्यूकासल यूनाइटेड शुरुआत के 10-15 मिनट में अप अंटिल जब तक इन्होंने गोल नहीं कंसीड किया था तब तक तो समझ में आ रहा था कि कभी भी गोल खा सकते हैं, कभी भी खा सकते हैं। ये आउटलेट नहीं ढूंढ पा रहे, ये कैलम विंसल को नहीं ढूंढ पा रहे और इनका कैलम विंसल को ढूंढने का तरीका भी काफ़ी कैजुअल है। अब मेरे को यहाँ पर ये चीज़ है कि आप कह सकते हो कि अब अगर आप उस पूरे गेम के थ्रू आउट ड्यूरेशन में आपको याद नहीं आएगा, लेकिन जब गेम का ख़त्म हो जाता है 2-0 से जीत जाते हैं, यहाँ पर डॉर्टमुंड 2-0 से हरा देती है, जब आप पॉइंट्स टेबल को देखते हो तब आपको समझ में आता है कि क्या न्यूकासल यूनाइटेड को पहले ही स्टार्ट करवा देना चाहिए था एल्मिरॉन को। अब देखो उनके पास एडी ओवे के पास अपना रीज़न है, उनके पास ऑलरेडी यहाँ पर काफ़ी इंजर्ड प्लेयर्स हैं और ऐसे में वो यहाँ पर थोड़ा सा और इंजरी हो गया तो चैंपियंस लीग का ये मैच तो खिसकेगा, प्रीमियर लीग का कैंपेन और खिसक जाएगा। बात असल में ये है कि न्यूकासल यूनाइटेड यहाँ पर एक कंजर्वेटिव रिजल्ट के लिए आ रही थी। अब देखो यहाँ पर ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि यहाँ पर अवे फ्रॉम होम में न्यूकासल यूनाइटेड का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, सोडस तो वो पीएसजी का भी नहीं है। न्यूकासल यूनाइटेड सैन सीरो पे आई थी 0-0 ड्रॉ लेके गई, न्यूकासल यूनाइटेड अब सिग्नल इडना पार्क पे आई थी 2-0 से हार गई। न्यूकासल यूनाइटेड का होम भी आप वो पीएसजी से थोड़ा सा कह सकते हो कि भटक गया है यहाँ पर, बट अभी के तौर पे तो देखो ये है कि ऐसा है 7-6-5-4 है, शायद से 7 पे डॉर्टमुंड है, 6 पे पीएसजी है या मिलान है, 5 पे पीएसजी है, 4 पे यहाँ पर न्यूकासल यूनाइटेड है। इसी के साथ अगर दूसरे मैच की बात करें तो आता है भाई पीएसजी वर्सेस एसी मिलान। मैंने एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था भाई, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मिलान इतना अच्छा खेल जाएगी, बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था मैंने कि मिलान इतना अच्छा खेल जाएगी। आप कह सकते हो कि मिलान ये एक बहुत ही लाइट वर्जन है रियल मैड्रिड का, सही में, और ये तारीफ ही है भाई रियल मैड्रिड से चैंपियन लीग में रियल मैड्रिड का रेफरेंस आती तारीफ है आपकी। ये बहुत लाइट वर्जन है रियल मैड्रिड का। क्यों कह रहा हूँ मैं? क्योंकि सबसे पहले तो आज कह सकते हो कि आप कलेक्टिव डोमिनेंस थी, लेकिन कलेक्टिव डोमिनेंस को आउट परफॉर्म किसने किया? इंडिविजुअल ब्रिलियंस ने, और उसके नाम है, आप यहाँ पर राफेल लियाओ की हेडलाइन देखोगे, आप यहाँ पर ओलिवियर जिरूड की हेडलाइन देखोगे, लेकिन मेरे को लगता है कि जो नाम बिल्कुल दी अंडर द स्पॉटलाइट और यहाँ पर बिल्कुल नीचे से निकल जाएगा वो है यहाँ पर रोबन लॉफ्टस-चीक। उस बंदे ने जिस तरीके से मिडफील्ड को बॉस किया है, अपने फिजिकल एट्रीब्यूट्स की बात करें, अपने बॉल प्रोग्रेशन की बात करें, उसमें ना मेरे को मैं तो स्कूना वाली बात याद आ रही थी जब यूनाइटेड के अगेंस्ट मैच हुआ था ना, तो जैसे वुल्व्स से वो निकाल के लेके जा रहा था ऐसे ही ये भी लेके जा रहा था। लेकिन सबसे बड़ी बात ये हो रही थी कि पीएसजी के पूरे प्रेस को, इफ देयर वाज एट टाइम, उस पूरे प्रेस को यहाँ पर वो बाईपास कर पा रहा था, चाहे यहाँ पर मिलान की बैकलाइन से कोई लॉन्ग बॉल डले, चाहे माइक मैग्नन की एक लॉन्ग बॉल डले, उस बॉल को रिटेन करना और उसको पोजीशन में कन्वर्ट करना और कुछ चांस क्रिएट करना है बहुत बड़ी बात। जैसे मेरे को याद है एक उसने बॉल प्रोग्रेस करी थी, 2-3 स्टेप ओवर करे, जिरूड को यहाँ पर सेटअप किया, जिरूड ने साइड नेट करा। उसके अलावा राफेल लियाओ की बात करें, राफेल लियाओ में ना मतलब कुछ यूनिक एट्रीब्यूट है। एक तो दानव है, लेकिन दानव के साथ साथ उसमें एजिलिटी भी है, ड्रिबलिंग स्किल्स भी है और एक्सप्लोसिवनेस भी है। ये एक साथ एक पैकेट में नहीं आते। अगर आप उसके कल के रन देखोगे तो, और बंदे का अगर आप हीट मैप देखोगे तो साफ पता चलता है कि ही वॉज डिफेंडिंग वेरी वेरी गुड। एट टाइम्स मैंने कमेंटेटर को कहते हुए सुना था कि राफेल लियाओ काफ़ी लेजी कैरेक्टर है, लग रहा है क्योंकि वो थका हुआ है, बट जब भी आपको लगता था कि यहाँ पर राफेल लियाओ को डिफेंड करना चाहिए था, वो भाग के आ जाता था और वो डिफेंड करके जाता था, डिफेंड भी करता था, टैकल भी लेता था, फिर उस प्रोग्रेशन को वापस से डिफेंस अटैक में कैसे कन्वर्ट करता था, ये पूरा काम राफेल लियाओ ने करा। एंड दैट वाज रियली रियली गुड थिंग कि यहाँ पर मिलान को एक आउटलेट मिल रहा था। पीएसजी की बात करें, पीएसजी की सोच सही थी, लेकिन पीएसजी का एग्जीक्यूशन काफी कैजुअल था। देखो असल में बात यह है कि पीएसजी ने अपने पूरे अटैक में, पूरे टीम में जो हार्ट था, जो दिल था, उसमें विमल थूक रखा था। मतलब बात असल में यह कि उगारते की परफॉर्मेंस खराब थी और उगारते की परफॉर्मेंस खराब ही आएगी, क्योंकि उगारते का अगर आप एट्रीब्यूट्स की बात करोगे तो काफी लिमिटेड है। जिस तरीके से लुइस हेनरिके अपनी टीम को चाहता है कि ऐसे खेले, वो नहीं खेल सकता भाई। बॉल सर्कुलेशन की बात करें, बॉल रिटेंशन की बात करें, लाइन ब्रेक की बात करें, इन सारे पासेस में उगारते कोई इतना खास है नहीं, और अगर है तो अभी तक तो नहीं दिखा।
अगर एमरी की बात करें या फिर अगर हम विटीनिया की बात करें, विटीनिया उस टाइम एम्बापे के जस्ट पीछे खेल रहा था, थोड़ा लेफ्ट हाफ स्पेस में, लाइक डीप स्पेस में, वहाँ से अच्छे सर्कुलेशन आ रहे थे। ऐसा देखो, ऐसा पीएसजी से मेरे को कोई बहुत अजीब नहीं लगा। उनकी जो छोटी छोटी प्रॉब्लम है, मेरे को लगता है कि लुइस एनरिके ने अभी तक वो भी सॉल्व नहीं करी है। सबसे पहले तो ये है कि मेरे को कोलू मुआनी का तो समझ में ही नहीं आ रहा क्या हिसाब चल रहा है। कोलू मुआनी एक स्पेस एक्सप्लॉइटर है, मेरे को पता है, वो स्पेस क्रिएटर नहीं है, एक्सप्लॉइट कर सकता है किसी के, लेकिन वो उन स्पेसिस को एक्सप्लॉइट ही नहीं कर पा रहा। और मैं तो कह रहा हूँ, सही बताऊँ तो पीएसजी स्पेस भी नहीं निकाल पा रही। पीएसजी तब तक टूथलेस लग रही थी जब तक यहाँ पर एम्बापे डेम्बेले में से कोई ड्रॉप डीप करके बॉल को ना रिसीव करे और फिर यहाँ पर आगे बॉल को प्रोग्रेस करे। एम्बापे आता था, बॉल को कुछ कटा कुटू ऐसा करता था, उसके बाद देखता था कि हाँ पीएसजी कुछ क्रिएट कर सकते हैं। उससे पहले टूथलेस। डेम्बेले का भी यही था कि डेम्बेले 1v1 ड्रिबलिंग में इतना शार्प है, लेकिन उसके बाद फिर भाई को पता ही नहीं चलता करना क्या है। 1v1 ड्रिबलिंग में भाई एम्बापे को पीछे छोड़ दे और आने वाले टाइम में फिर वो टीमो वर्नर बन जाता है वहां पर आके, या फिर आप कह सकते हो कि निकोलस जैक्सन। इवन तो हैट्रिक मार दी, लेकिन ठीक है, अभी ट्रोल तो करते रहेंगे। उसके साथ अगर हम बात करें यहाँ पर लाइक पूरे डिफेंस लाइन की, ठीक है, हकीमी की बात करें, हकीमी मेरे को नंबर 10 खेलता हुआ ज़्यादा दिख रहा था। हाँ आप कह सकते हो कांगिल ली मेरे को जब आया था लास्ट के मोमेंट में बहुत अच्छा लगा, पीएसजी बहुत अच्छा लगा। मतलब ब्रैडली बकोला भाई ठीक है, लेकिन कांगिल ली ने तो मतलब आंखें छीन ली भाई, आंखें उस पर इतनी, वो कुछ कर रहा था और कर सकता था। यहाँ पर मिलान ने गेम जीत के दिखा दिया कि भाई इस टीम में कैरेक्टर तो है और इनको जिरूड की ज़रूरत भी है। भाई जिरूड की परफॉर्मेंस आप कह सकते हो, जिरूड जिस तरीके से कमिटमेंट दिखाता है, जिस तरीके से फिजिकल एट्रीब्यूट्स हैं, जिस तरीके से उसका यहाँ पर क्लच करना है, बड़ी चीज़ थी। डोनारुमा के ऊपर नकली नोट भी फेंके गए, बट ठीक है, विल गेट इट, विल लाइक लेट इट पास। खैर इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पर एथलेटिको वर्सेस सेल्टिक की, तो भैया आप कह सकते हो कि एथलेटिक इस समय गजब का गेम खेल रही है। देखो यहाँ पर सबसे पहले 2 गोल यहाँ पर मोराटा से आए, 2 गोल यहाँ पर ग्रीजमैन से आए। ऑफ कोर्स भाई ग्रीजमैन के एब्सोल्युटली लाइक क्या गोल मार रहा है भाई, वो क्या सेटअप कर रहा है, क्या खेल। देखो ग्रीजमैन को मिडफील्ड में बिठाना इतना बेहतरीन डिसीजन निकल रहा है ना। लेकिन आपको ब्रेंडन रॉजर्स की सेल्टिक के लिए थोड़ा फील करना पड़ेगा। चैंपियन लीग में जो इनकी यूरोपियन रॉयल्टी है उस पर मुँहता जा रहा है इस समय, ऐसी बात हो रही है। क्योंकि पिछले कुछ टाइम की अगर हम बात करें तो जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा खराब आ रही है सेल्टिक की। इसी के साथ अगर हम बात करें यहाँ पर एथलेटिको मैड्रिड की, तो देखो यार एथलेटिको मैड्रिड को थोड़ा सा सहज ना था, बट उन्होंने यहाँ पर चीज़ों को बहुत ब्यूटीफुली लाइक कंट्रोल करा है। यही चीज़ होती है कि एक देखो चेल्सी टॉटनम की हम बात करें और एक यहाँ पर सेल्टिक और इसकी बात करें, सेल्टिक का भी एक हाई एनर्जी गेम होता है, हाई इंटेंसिटी वाला गेम खेलते हैं। एथलेटिको मैड्रिड की मैं बात करूं, एथलेटिको मैड्रिड सबकी नाक के नीचे से यहाँ पर कैसे क्वालिफिकेशन और एक डीप रन के लिए तैयार है चैंपियन लीग में, बहुत बड़ी बात है। हम ग्रीजमैन कर रहे हैं, लेकिन मेरे को लगता है कि हमें एक उनका एक और प्लेयर है विंगर सैमुअल लिनो, हाँ उसकी भी भाई तारीफ करनी चाहिए। ऑफ कोर्स सबसे ज़्यादा डिजर्व करता है वो है अल्वारो मोराटा अपने करियर का बेस्ट सीजन एंजॉय कर रहा है। ऑफ कोर्स उसके ऑफ साइड वाले गोल आ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से वो गोल स्कोर कर रहा है फॉर फन, भाई मैं कह रहा हूँ ना, नाक के नीचे से एथलेटिको मैड्रिड एक बहुत बड़ी टीम को बाहर निकालने वाली है। तुम ये लिख के ले लो मेरे से, बहुत बड़ी टीम को बाहर निकालेगी और राउंड ऑफ 16 में ही बाहर निकालेगी। मेरे को लगता है कि एथलेटिको मैड्रिड एक डीप रन के लिए प्रिपेयर्ड है, एंड दैट्स फॉर श्योर।